गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा एक स्पोर्ट्स में एक इवेंट रह गया था जो है राष्ट्रीय खेल। तो 38th जो नेशनल गेम है उसकी बात करेंगे। तो 38th जो नेशनल गेम है वो 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय खेल है हर 2 साल में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें 38 की तो ये कब हुआ, 25 में। तो अब 39th जो नेशनल गेम्स होंगे वो कब होंगे, 27 में। ठीक है, क्योंकि हर 2 साल बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब मेजबान राज्य की बात करें, जब 38th नेशनल गेम हुआ था तो उसकी मेजबानी किस स्टेट ने की थी, तो उत्तराखंड ने की थी। किसने की थी, उत्तराखंड ने की थी। आयोजन की तिथि की अगर बात करें तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उद्घाटन किसने किया, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और समापन जो है, ठीक, तो समापन के दौरान कौन थे वहां पे, गृह मंत्री अमित शाह जी। शुभंकर मैस्कॉट, तो मैस्कट जो था इसका क्या था, मौली। ठीक, क्या था इसका मैस्कट, मौली। मौली क्यों मैस्कट रखा गया, क्योंकि ये जो कि हिमालयन मोनाल पक्षी, ठीक, मौली किसके नाम पे रखा गया, मोनाल पक्षी जो है उसका मैस्कट बनाया गया, जो उत्तराखंड का क्या है, राज्य पक्षी है। एमपी का क्या है राज्य पक्षी, दूधराज। क्या किस नाम से जानते हैं उसको, पैराडाइज फ्लाई कैचर। जैसे पैराडाइज फ्लाई कैचर एमपी स्टेट का राजकीय पक्षी है, इसी तरीके से उत्तराखंड का कौन है, हिमालयन मोनाल पक्षी। ठीक, तो मोनाल पक्षी का ही मैस्कट बनाया गया किसमें, 38 नेशनल गेम्स में, क्योंकि उत्तराखंड ही उसको होस्ट कर रहा था। फिर आदर्श वाक्य, मोटो की अगर बात करें इस गेम्स की तो क्या था, संकल्प से शिखर तक। क्या था इसका मोटो, संकल्प से शिखर तक। ठीक, तो मैस्कट हो गया मौली। ऑफिशियल थीम, एक मिनट, हाँ सॉरी, मोटो क्या था इसका, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ। फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, जेनिथ का मतलब पता है क्या होता है, शिखर लिखा ही है। ठीक है, तो जेनिथ का मतलब क्या है, शिखर। तो यहाँ पे थीम, थीम क्या थी इसकी, ग्रीन गेम्स, फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी थीम क्या रखी गई, ग्रीन गेम्स, मतलब सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है ये। अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण और स्पोर्ट्स फॉरेस्ट पर केंद्रित। नई स्पर्धाएं कौन कौन सी ऐड की गई इसमें, एक तो था योगासन और मलखम्ब को पहली बार पूर्ण पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया। अब मलखम्ब ऐड हुआ है, और मलखम्ब क्या है हमारे स्टेट का राज्य खेल, राष्ट्रीय कैसे होगा, ठीक है। तो मलखम्ब और योग आसन इन दोनों को किस में ऐड किया गया था, इसमें न्यू गेम्स की तरह इनको फुली ऐड किया गया। अब पदक तालिका की बात कर लें तो अगर पदक तालिका में हम बात करें तो पहला जो रैंक जिसकी आई है वो किसी स्टेट की नहीं आई, वो किसकी आई है, एक बोर्ड की आई है जिसका नाम क्या, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज बोर्ड जो है उसने सबसे ज्यादा जो मेडल्स है वो सिक्योर किए, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल सिक्योर किए, और कुल पदक तालिका में भी सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं इनके। तो सर्विसेज जो है उसको पहला स्थान हासिल हुआ है, क्योंकि इसने 68 गोल्ड मेडल्स, 26 सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज कितने, कांस्य पदक 27 जो है कांस्य पदक जीते, और कुल पदक कितने हो जाते हैं इसके साथ ही 121, 121। तो 682627, 682627 किसने जीते, सर्विसेज ने। और ओवरऑल कितने टोटल, 121। फिर यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट वाइज किसने सबसे ज्यादा जीते, ये तो ओवरऑल हो गया। ठीक, अगर स्टेट वाइज पूछ लिया जाएगा तो अब आंसर क्या होगा यहाँ पे, महाराष्ट्र। कि अगर 38th नेशनल गेम्स में कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, तो महाराष्ट्र। और ओवरऑल सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, सर्विसेज ने। तो महाराष्ट्र जो है उसकी कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक है ओवरऑल। और इसने मेडल कितने जीते हैं, 201। मेडल तो ज्यादा है लेकिन गोल्ड मेडल जिसके ज्यादा होते हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड की काउंटिंग होती है। तो महाराष्ट्र के 54 गोल्ड थे, 71
सिल्वर रजत पदक, और उसके अलावा कांस्य कितने थे? 76। इसी के साथ कितने हो जाते हैं टोटल? 201। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें नंबर पे, उसके बाद मध्य प्रदेश फोर्थ नंबर पे। अब मध्य प्रदेश फोर्थ पे था, और इसके अलावा मेडल्स कितने जीते मध्य प्रदेश ने, ये इंपॉर्टेंट है। तो 34 हमने क्या जीते? गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर, और 22 हमने ब्रॉन्ज। तो 342622, 342622 कितने? 34 कितने जीते हमने? गोल्ड। फिर उसके बाद 26 कौन से? 26 सिल्वर, और 22 ब्रॉन्ज। इसी के साथ हमारे टोटल मेडल कितने हो जाते हैं? 82। ठीक है, तो सर्विसेज, सर्विसेज ने टोटल कितने? 121। ठीक है, तो 682627। फिर महाराष्ट्र स्टेट में पहले नंबर पे, ओवरऑल दूसरे नंबर पे, और 201 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 54। और हम लास्ट हमने देखा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मध्य प्रदेश की रैंक है, और मध्य प्रदेश ने कितने मेडल जीते? टोटल 82, और गोल्ड कितने हैं? जिसमें से 34, 26 सिल्वर है, और कांस्य कितने हैं? 22। फिर फिफ्थ नंबर पे कौन है? कर्नाटका। तो सबसे पहली रैंक किसकी है नेशनल गेम्स में? सर्विसेज। दूसरी महाराष्ट्र के बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद कर्नाटका। ठीक है, और अगर स्टेट वाइज सबसे पहली रैंक महाराष्ट्र, दूसरी हरियाणा, तीसरा और उसके बाद चौथा कर्नाटका। मध्य प्रदेश के टोटल कितने मेडल हैं? मध्य प्रदेश के टोटल कितने मेडल हैं? 82। कितने गोल्ड? 34। सिल्वर कितने? 26। और ब्रॉन्ज कितने? 22। ठीक है, तो 34, 26 और 22। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड देवास के देव कुमार मीणा ने पोल वॉल्ट में 5.32 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो एमपी का स्पेसिफिक क्या है? तो देवास के पोल वॉल्ट खेलने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? देव कुमार मीणा। ठीक, कौन है? देव कुमार मीणा। तो यहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। उसके बाद मलखंभ में बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल ने सर्वाधिक दबदबा बनाया, और उसके अलावा जैसिका प्रजापति और कुंदन कछावा ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। तो मलखंभ जो है, मलखंभ में अच्छी प्रदर्शनी होने के कारण भी मेन रीजन है कि हमारी फोर्थ रैंक आई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वुशु। एमपी ने कुल 9 पदक जीते। वुशु में कितने? 9 पदक जीते, जिसमें से 6 के क्या थे? उसमें से भी गोल्ड थे। वुशु वुशु जो गेम है उसमें 6 गोल्ड आए। टोटल 9 पदक थे, उसमें से भी 6 क्या है? गोल्ड। फिर उसके बाद जिसमें प्रज्ञा यादव और वंशिका नामदेव प्रमुख रही। ठीक है, तो वुशु की खिलाड़ी हैं प्रज्ञा नामदेव, और प्रज्ञा यादव और वंशिका नामदेव। ठीक है, इनका अच्छा वुशु जैसे कराटे होता है ना, उसी तरीके से वुशु भी एक गेम होता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें वुशु के स्पेशल ट्रेनर्स थे, तो मुझे इसलिए पता है। ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। तो वहाँ पे हाँ, हाँ ये भी कराटे की तरह ही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज रहता है इसमें। हॉकी, तो महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। तो हॉकी में जो वुमेन्स टीम है, ठीक है, एमपी की जो वुमेन्स टीम है उसने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। एमपी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। एमपी हॉकी एकेडमी कहाँ पे है? वुमेन्स हॉकी एकेडमी ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो भोपाल की खेल अकेदमी के एथलीटों ने कायाकिंग और कैनोइंग में कई पदक जीते। तो कायाकिंग और कैनोइंग क्या होते हैं? वाटर स्पोर्ट्स, वो जो नाव में बैठ के चला के जाते हैं, अलग अलग तरीके की नाव होती हैं। जैसे इस वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी एक वहाँ पे बनी है, यहाँ पे कहाँ बनी है? बड़े तालाब पे। तो वहाँ पे दिखते होंगे बहुत, कई बार बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, और अलग अलग नाव भी दिखती हैं। तो कायाकिंग और कैनोइंग ने भोपाल आर्मी के एथलीटों ने कायाकिंग और कैनोइंग में कई पदक जीते हैं।
अब यहीं पे अगर बात करें तो पुरस्कार राशि, जैसे अब जो लोग मेडल जीत के आ गए तो उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो एमपी में जिन्होंने एमपी का नाम रोशन किया, उन्होंने गोल्ड लेके आए, तो उनको कितने रुपए मिलते हैं? 6 लाख रुपए। जो सिल्वर लेके आए उनको 4 लाख रुपए, और जो कांस्य लेके आते हैं उनको 1 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोत्साहन कितना दिया जाता है? 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। शिखर खेल अलंकरण समारोह, तो भोपाल के रविंद्र भवन में 5.46 करोड़ रुपए की कुल पुरस्कार राशि वितरित की गई। मतलब टोटल इतने रुपए जो हैं सारे खिलाड़ियों में वितरित किए गए। अब यहीं पे विक्रम अवॉर्डीज जो थे, ठीक, जो इससे संबंधित रहे थे, तो शिखर खेल प्रमुख विक्रम पुरस्कार 2025 जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक, तो इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो निशानेबाजी से संबंधित है ये, शूटिंग से, और है कहाँ के ये? खरगोन के। इनको अच्छे से याद रखना, ये बहुत फेमस है, लगातार 4-5 साल से कोई ना कोई गोल्ड या कहीं ना कहीं कुछ जीत के ही आ रहे हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है और है कहाँ के? खरगोन के हैं। फिर जानवी श्रीवास्तव, तो जानवी श्रीवास्तव क्याकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स जो होता है, और ये है कहाँ की? भोपाल की। सचिन भार्गव किस खेल से संबंधित है? खो खो से। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रतनलाल वर्मा, ये किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। तो ये हो जाते हैं हमारे खेल रत्न अवार्ड। तो ये 27 में होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेघालय में, अब मैंने आपको बताया था हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 38 कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। और 39 कहाँ पे होगा? मेघालय में आयोजन इसका किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में 25 में और 27 में मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। नेशनल गेम्स पहले नंबर पे इसमें सर्विसेज, कितने मेडल्स टोटल? 121। फिर उसके बाद स्टेट्स में, अब बोलो, महाराष्ट्र कितने मेडल? 201। और एमपी की रैंक 4th। ठीक, एमपी की 4th रैंक थी, और टोटल मेडल कितने? 82 मेडल्स जो थे एमपी ने जीते थे। 3rd नंबर पे कौन था? हरियाणा। और 5th पे कर्नाटका। ठीक है, और हुए कहाँ थे? उत्तराखंड। मस्कट क्या था? मौली। मस्कट क्या था इसका? मौली। मौली क्या है? उत्तराखंड जो है उसका जो स्टेट बर्ड जो है, ठीक है, राष्ट्रीय राजकीय पक्षी जो है मोनाल, उसके नाम पे रखा गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह किस गेम से संबंधित है? शूटिंग। जानवी श्रीवास्तव क्याकिंग कैनोइंग। सचिन भार्गव खो खो से। और उसके बाद रतनलाल वर्मा जिनको लाइफ से संबंधित है। यूनियन बजट जो है वो सारा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे हमारे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं हैं। लेकिन हम देख लेते हैं कि बेसिकली बस वो किस पे बेस्ड है, ठीक है, उसमें क्या क्या मतलब मेन जो चीज़ें हैं वो क्या क्या ऐड की गई है, थोड़ा बहुत ही देखना है हमको। तो यहाँ पे केंद्रीय बजट की बात करें तो बजट हमेशा आने वाले 1 साल के लिए तो 26-27 का जो बजट है वो पेश किया गया। कौन है फिनेंस मिनिस्टर सेंट्रल में? हाँ सही तो बोल रहे, श्रीमती सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो उन्होंने ही बजट पेश किया था। आपको पता है हलवा सेरेमनी होती है। तो यहाँ पे केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें, युवा शक्ति से प्रेरित बजट, तो ये बजट जो है कैसा बजट है? युवा शक्ति से प्रेरित बजट है के रूप में तैयार किया गया है। बजट विकसित भारत की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या है? विकसित भारत बनाना, डेवलप्ड इंडिया। तो इसमें अनिश्चितता पर कार्रवाई, बयानबाजी पर
और लोक अनुभाववाद पर जनता के सिद्धांत को प्रति तो देखो, एक प्रेरित बजट है और दूसरा विकसित भारत जो है उसकी ओर ले जाने के लिए है। यह बजट 3 कर्तव्य, इसके कर्तव्य याद रखना है, ठीक है। तीन कर्तव्य जो है वो इस बजट में आए हैं। तो अब इस बजट में जो 3 कर्तव्य आए हैं, बेसिकली वो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास जो है उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए हमने क्या ऐड किए इसमें 3 कर्तव्य, ठीक है। 3 ड्यूटीज या कर्तव्य जो है इस बजट में ऐड किए गए। 3 कर्तव्य जो है, इन तीनों के को अच्छे से रखना है। तो सबसे पहला क्या है, आर्थिक विकास को बनाए रखना। क्या करना है, आर्थिक विकास को बनाए रखना, ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बनाए रखना, ये क्या है, पहला 3 कर्तव्यों में से ये पहला कर्तव्य है। दूसरा है पूर्ति, फुलफिल एस्पिरेशन है, आकांक्षाओं की पूर्ति, फुलफिल एस्पिरेशन। फिर बात करेंगे तीसरा, तो तीसरा क्या है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो पहला क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, दूसरे में एस्पिरेशन की बात करेंगे, आकांक्षाओं की पूर्ति, फुलफिल एस्पिरेशन, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। ये 3 क्या है, बजट के 3 कर्तव्य हैं। बजट के क्या है, ये 3 कर्तव्य हैं। अब आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्पादकता को बनाए रखना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, फिर प्रतिस्पर्धात्मकता, फिर वैश्विक गतिशीलता के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए। देखो प्रोडक्शन जो है और मार्केट में, देखो मार्केट जो है कंपटीशन क्यों जरूरी है, मार्केट जो है उसमें कंपटीशन क्यों जरूरी है, प्रतिस्पर्धात्मक होना क्यों जरूरी है, मोनोपोली, ठीक है, जिससे कि मोनोपोली जो है वो ना बढ़ सके। देखो कंपटीशन रहेगा मार्केट में तो कोई एक जो है मार्केट में अपना अधिकार जो है वो नहीं जमा के रखेगा, तो मोनोपोली जो है वो ना बढ़े, इसलिए जरूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फुलफिल एस्पिरेशन, आकांक्षाओं की पूर्ति, तो युवाओं और नागरिकों की क्षमता का निर्माण करना, तो जो सिटीजन्स हैं और जो यूथ हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, उन्हें भारत की समृद्धि में सशक्त भागीदारी, भारत की समृद्धि में क्या करना, सशक्त भागीदार बनाना। तो क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, किसमें, फुलफिल एस्पिरेशन। तीसरा है सबका सबका विकास, तो ये सुनिश्चित एक परिवार पर, मतलब जितनी भी एवरी फैमिली, उसके अलावा समुदाय, कम्युनिटी, क्षेत्र और वर्ग को संसाधनों और अवसर तक पहुंच, अंतिम छोर पर ध्यान केंद्रित करते हुए, तो लास्ट माइल तक, ठीक है, जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं सारी फैसिलिटीज किस तक पहुंचनी चाहिए, जो लास्ट माइल पे जो लोग हैं, ठीक, अंत्योदय की बात कर रहे हैं इसमें, अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं, अंतिम छोर की बात कर रहे हैं, तो उदय जो लास्ट पंक्ति में जो लास्ट इंसान, उस तक भी क्या होना चाहिए, उसका भी उदय होना चाहिए, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास में अल्टीमेट गोल क्या है, इनका एम क्या है, अंत उदय के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो 3 कर्तव्य क्या है, सबसे पहला आर्थिक विकास, दूसरा आकांक्षाओं की पूर्ति, फुलफिल एस्पिरेशन, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। देखो इसको हम पूरा नहीं देखेंगे, थोड़े थोड़े इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि किन किन चीजों पर ये आधारित है। तो सबसे पहला कर्तव्य की अगर बात करें, आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए हमने देखा था पहला कर्तव्य, ठीक। तो अब इसमें विनिर्माण और उद्योग, रणनीतिक क्षेत्र, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है उनको इंक्रीज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए। फिर है बायोफार्मा शक्ति, तो यहाँ पे भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए
5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बायो फार्मा शक्ति, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति की रणनीति मिशन का प्रस्ताव रखा। तो बायो फार्मा क्या है? फार्मेसी या फिर हेल्थ फैसिलिटीज में नॉलेज और आईटी जो है उसका इंक्लूजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारत सेमीकंडक्टर मिशन में क्या होगा? यहाँ पे किसमें काम आते हैं सेमीकंडक्टर्स? हाँ, चिप्स बनती है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती है, तो आईटी के लिए बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या करना है? बढ़ाना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उसको क्या दिया गया? बढ़ावा दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उस पे बढ़ावा दिया जाएगा। दुर्लभ पृथ्वी गलियारे और रासायनिक पार्क। तो बजट में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकीय REPM जिसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं ना, ठीक, उसके लिए कुछ सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे। जैसे देखो, क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 3 रासायनिक पार्कों का भी प्रस्ताव है यहाँ पे। फिर वस्त्र क्षेत्र में प्रोत्साहन। तो याद करो, हमने टारगेट भी देखा था, जब हम टारगेट पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि हमको क्या बनना है? 3 टाइम्स करना है। जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल है उसके एक्सपोर्ट को क्या करना है? 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो वस्त्र क्षेत्र को भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया। इसके लिए कौन सी योजना है? PM मित्र। कौन सी योजना थी? PM मित्र। 5F थे या नहीं? क्या थे 5F? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। इसी के तहत एक PM पार्क कहाँ पे बनाया गया? PM मित्र पार्क धार में, ठीक है। तो धार में बनाया गया इसमें। फिर उसके बाद ग्राम स्वराज और खेल सामग्री। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का उद्देश्य खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करना है। तो जो हमारा बेसिकली हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जो है, ठीक है, इसको और ज़्यादा क्या करना है? मजबूत करना है। और खेल सामग्री निर्माण जो है उसके पहल को भी बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे। फिर विरासत में मिले औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार। तो जो पहले से हमारे यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, उनको और क्या करना है? रेजुविनेट करना है फिर से। फिर चैंपियन MSME। तो MSME क्या फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उनको भी क्या किया गया इस बजट में? बढ़ावा देने की बात की। क्योंकि ये हम किस उसमें पढ़ रहे हैं, किस कर्तव्य में पढ़ रहे हैं हम अल्टीमेटली? ये सारी चीजें कौन सा कर्तव्य था? पहला एक आर्थिक विकास को बनाए रखना। तो ये सारे प्रयास किए जाएंगे किस लिए? आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए। ये सब देख लेना, इच्छा हो तो। आज तक तो पूछा नहीं गया सेंट्रल बजट का, कभी भी कुछ पूछते नहीं है, मैं इसलिए उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं रही। मैंने 3 कर्तव्य इसलिए बता दिए क्योंकि इस बार पहली बार वो कॉन्सेप्ट आया, तो 3 कर्तव्य ज़रूर अच्छे से याद रखना। पहला क्या था? आर्थिक विकास। दूसरा फुलफिल एस्पिरेशन, आकांक्षाओं की पूर्ति। और तीसरा सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अल्टीमेटली अंत्योदय की उसमें बात करते हैं कि लास्ट माइल पे बैठे इंसान का भी क्या होना चाहिए? उदय होना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास देख लो एक बार, फिर भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी तो भारत का विस्तार, भारत विस्तार कृषि क्रांति के लिए। फिर उसके बाद शी मार्ट्स, तो लखपति दीदियों के तर्ज पे, जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उसकी तर्ज पे शी मार्ट बनाया जाएगा, ठीक। अपने ही प्रोडक्ट वो क्या कर सकती है? बेच सकती है। और ये किसके तरफ एक कदम है? विमेन एम्पावरमेंट, जो बैकवर्ड है उनको एम्पावर करना है, तो शी मार्ट। फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, अवसंरचना,
बुद्ध सर्किट जो है वो बनाया जाएगा, जो बुद्ध से रिलेटेड अलग अलग जगह होंगी उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और पूर्वी तट एक जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा जो है वो उसका निर्माण किया जाएगा। फिर दिव्यांगजन सहायता के लिए कौन सी योजना चालू की गई? दिव्यांग सहारा योजना। हाँ ये देख लो एक बार जीडीपी। तो इंडिकेटर्स की बात करें यहाँ पे, तो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना था हमारा? फिस्कल डेफिसिट 4.3%। जीडीपी का कितना परसेंट? सेंट्रल की अगर बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जिसको हम राजकोषीय 3% जीडीपी का। फिर उसके बाद संशोधित अनुमान की अगर बात पिछले साल के कंपैरिजन में 25-26 में, तो वो कितना था? 4.4% ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? क्या होता है? आंसर करो। हाँ एक टर्म अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो था ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक, तो क्या होता है ऑरेंज इकोनॉमी? बताओ, कोई पता है किसी को ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? पता है या नहीं? जैसे जो भी हमारे जैसे आईटी से रिलेटेड जो भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे आपकी सोशल मीडिया है, ठीक है, तो उस पे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आपने रील्स वगैरह डाली, ठीक है, विजुअल्स डाले एआई की मदद से, विजुअल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे भी लोग कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विजुअल आर्ट्स वगैरह है वो सब किस में इंक्लूड किया जाता है? ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। किसकी बात कर रहे हैं? जो विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट होता है वो किसके अंदर आता है? जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, ये सब किसके अंदर आता है? ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आता है। ये हमने यहाँ तक देख लिया था ना, प्रदेश में टमाटर उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है। ये जनसंपर्क के जो कुछ फैक्ट दिए हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके फैक्ट जो है डायरेक्ट डायरेक्ट पेपर में उठा के, कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे ऑलरेडी, है ना। तो टमाटर में पहला स्थान मध्य प्रदेश में, चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या 32, ये भी हमने देख लिया था। मध्य प्रदेश दुनिया के टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल। फिर उसके बाद हरदा जिला मध्य प्रदेश का 100% सिंचित इरिगेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया। भोपाल के बैरसिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है उसकी स्थापना की गई। ऑलरेडी हम देख लिया था ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, 11 से 13 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का भोपाल में आयोजन किया गया। तो ये ट्रेवल मार्ट जो है ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश की आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम 5 राज्यों में स्थान मिला है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। कब मनाते हैं स्थापना दिवस? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उद्योग और रोजगार वर्ष की थीम पर मनाया गया। किसकी थीम पर बनाया गया इसको? उद्योग और रोजगार। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट की थीम पर इसको बनाया गया। और मध्य प्रदेश ओवरऑल अगर दालों के उत्पादन स्थान है, इसमें हमारा स्थान है खाद्यान्न में सेकंड है। ठीक है, तो फूड जो है ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में हमारा सेकंड है। और तिलहन में
तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला किस में है? दालों में, खाद्यान्न में, दूसरा और तीसरा किस में? तिलहन में। ऑयल सीड है उसमें, तिलहन में तीसरा स्थान है। क्या आता है तिलहन के अंतर्गत? ऑयल क्या क्या? सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, ये सारे किस में आते हैं? ऑयल सीड्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, ठीक है, ई व्हीकल्स जो है की पॉलिसी बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में श्रेणी 1 के अंतर्गत इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला। तो लीग में उसको क्या मिला है? पहला। लीग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली अभी तक वो पहले नंबर पे अपना डेकोरम मेंटेन करके रखा है। जबलपुर में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसमें। वर्ष 25-26 में मनरेगा अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग को अब तक सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, तो जनजाति क्या होता है? ट्राइब्स। ठीक, तो मनरेगा के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार मनरेगा के तहत किसको दिया गया? एसटीज को दिया गया। ठीक, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को अभी तक सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया। पालपुर कूनो, ठीक, क्या है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे है? श्योपुर में। ठीक, तो यहाँ के प्रोजेक्ट चीता को इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कि प्रोजेक्ट चीता को क्या किया गया? इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। कहाँ से चीते लेके आए गए थे? नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ठीक, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हम क्या लेके आए थे? चीते लेके आए थे। मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव पहल संपदा 2.0 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 किया गया। फिर जिला पंचायत छिंदवाड़ा वॉश ऑन व्हील्स, ये हमने देख लिया था। वॉश ऑन व्हील्स जो है वो वहाँ के जो कलेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद 23 अक्टूबर 2025 की घोषणा अनुसार लाडली बहना योजना अंतर्गत राशि कितनी थी? पहले 1500 रुपीस करने का निर्णय लिया। नवंबर माह में 30वीं किस्त से लागू किया जाएगा। कब से लागू किया गया इसको? नवंबर में लागू किया गया। और उसको कहाँ तक, कितने अमाउंट तक ले जाने तक का प्रावधान है? 3000। ठीक है, तो 3000 तक इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। कितने पैसे से स्टार्ट किया था? कितने रुपए से? 1000 से। फिर कितने किए? 1250 और अब 1500। हाल ही में जारी सैम्पी रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की पंचायतों ढाकोनी, अशोकनगर एवं गरौली, बुंदेलखंड, छतरपुर में शून्य मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होता है? MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। जो प्रेग्नेंट विमेन्स जो हैं उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य। ठीक है, कितना नोट किया गया है यहाँ पे? 0। तो कहाँ कहाँ पे? ढाकोनी, अशोकनगर में और गरौली, बुंदेलखंड का जो छतरपुर है उसमें आता है। एवं पानाकोंडिया, छिंदवाड़ा और बादलपुर, बैतूल की ग्राम पंचायत में शून्य शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? IMR। IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे IMR MMR कहाँ पे शून्य नोट किया गया? ढाकोनी, अशोकनगर और गरौली, छतरपुर। जबकि IMR शून्य कहाँ पे है? पानाकोंडिया जो कि छिंदवाड़ा में आता है और बैदलपुर बैतूल ग्राम में नोट किया गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सीधे सीधे फैक्ट दिए हैं और सीधे सीधे ये ऐसे फैक्ट है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्ट ही ये आपके पेपर में आ जाएंगे। और तो बस सुनते जाओ इसको, ठीक, और याद करो। याद तो तभी होगा जब बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, तो प्रसिद्ध भेवा आभूषण, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? भेवा आभूषण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाए जाते हैं। अब देखो, एक बार पूछा था ढोकरा कला किस डिस्ट्रिक्ट का है? ठीक, तो ढोकरा कहाँ का था? बैतूल का था। इसी तरीके से अगर पूछ लिया भेवा आभूषण कहाँ के हैं, तो कहाँ के हैं ये? मंदसौर के। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहीं से हम सोचते हैं ना कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं बुक में नहीं दिए, तो कहाँ से आ रहे हैं? ये
जनसंपर्क जो है गवर्नमेंट की साइट्स यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का सीहोर जिला लकड़ी के खिलौने शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है सीहोर में क्या बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। खिलौने बनाने के लिए दूधाई की लकड़ी, ठीक, कौन सी लकड़ी, दूधाई का कोई पेड़ होता होगा उसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला बेल मेटल शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो टीकमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, बेल मेटल्स। क्या इसको जीआई टैग है, हाँ, तो इसको जीआई टैग भी है, बेल मेटल्स। क्या होते हैं बेल मेटल्स, मेटल होता है, बहुत बढ़िया। क्या क्या बनाते हैं इससे, मूर्ति वगैरह जो होती है ना छोटी छोटी सी, आपने देखी होगी तांबे पीतल की वो जो मूर्तियां होती हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेल मेटल्स। फिर मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो छतरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्प के लिए। फिर सिंहस्थ कुंभ कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नेक्स्ट 28 में। तो आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में तट पर 27 मार्च से 27 मई तक में आयोजन किया जाए। कब से कब तक आयोजन होगा इसका, 27 मार्च से 27 मई तक 2028 में सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा। शिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की, और शिप्रा का काकड़ीवर्डी पहाड़ी इंदौर से। मध्य प्रदेश का मंडला जिला मंजू घास के से शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मंडला जिला, कौन सी घास, मंजू घाट। तो इसके अलग अलग शिल्प जो है वो अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें बनाई जाती है। मध्य प्रदेश शासन ने, मैंने एक बार शायद ये जो ट्राइबल म्यूजियम में अलग अलग लगते हैं ना फेयर्स जो लगते हैं, छोटे छोटे एग्जीबिशन, उनमें आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं वहां पे। मध्य प्रदेश शासन ने कटनी बलुआ पत्थर को एक उत्पाद योजना के तहत चुना है, ठीक है। तो बलुआ पत्थर जो है सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में चुना गया। मध्य प्रदेश का कटनी जिला सैंडस्टोन शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है, वही बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं। मटका नृत्य, मटकी मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे तो मटकी कहाँ का है, मालवा का, ठीक, मटकी कहाँ का है, मालवा का। झाबुआ जिला गुड़िया कला डॉल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो झाबुआ जिला जो है वो किस क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, गुड़िया या फिर डॉल आर्ट जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए पद्मश्री भी दिया गया था ना उनको, राजेश परमार, सॉरी रमेश परमार और शांति परमार जो हैं वो भी झाबुआ के ही थे, उनको पद्मश्री। रायसेन में विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र स्थल है रॉक कट केव्स, कौन सी है, भीमबेटका। तो किसने खोज की थी भीमबेटका की, ठीक है, यूनेस्को में कब इंक्लूड हुआ था, 2003 में। भोजपुर भोपाल में अधूरा भोजेश्वर मंदिर किसने निर्माण कराया था, राजा, अच्छा हाँ, भोजपुर रायसेन में है, उसमें भोपाल लिखा है, देख लेना। तो रायसेन में है अधूरा भोजेश्वर मंदिर, उसको बोलते हैं ना कि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, अधूरा है वो। नगरी कहा जाता है, ठीक है, मांडू को क्या बोलते हैं, प्रेम नगरी के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ जॉय, शादियाबाद और सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी किसको जानते हैं, मांडू को। तो किसकी लव स्टोरी फेमस है यहाँ पे, रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी फेमस है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेम नगरी के नाम से भी जानते हैं। सांची जो कि राजस्थान में आता है, स्तूप विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को में इंक्लूडेड है। कब इंक्लूड किया गया था, 1989 में इसको इंक्लूड किया गया था, और इसकी खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने की थी। कितने स्तूप हैं यहाँ पे, मेजर कितने स्तूप हैं, 3 स्तूप बने हुए हैं यहाँ पे। खजुराहो छतरपुर के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया था। इंपॉर्टेंट टेम्पल कंदरिया महादेव टेम्पल किसने बनवाया था, विद्याधर में 3 समूह है टेम्पल्स के, एक है ईस्ट वेस्ट और साउथ। फिर ग्वालियर का किला गढ़ों का गढ़ कहलाता है, ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं, गढ़ों का गढ़ बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी किसको बोलते हैं, किलों का मोती भी किसको बोलते हैं हम, ग्वालियर के किले को बोलते हैं। किसने निर्माण कराया था,
राजा सूरज सेन ने। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हीरो के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा संरक्षण किया जाता है। तो 12 हॉर्न जो एंटीलोप है वो उसका संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? कहाँ पे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? बांधवगढ़। फिर हाँ 165। अमरकंटक को नर्मदा का उद्गम स्थल, ठीक है, और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक। किस जिले में आता है? अनूपपुर में आता है। भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर खंडवा में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर में है और एक महाकाल उज्जैन में है। फिर भोपाल को शहर बोला जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, जिसको 12 हॉर्न एंटीलोप बोलते हैं। राजकीय पक्षी दूधराज, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद। राज का राजकीय फूल लिली, लिलियम कैंडियम, ठीक। चंदेरी अशोकनगर अपने रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी जीआई टैग मिला है। कब मिला था इसको जीआई टैग? 2005 में। महेश्वर खरगोन को महेश्वरी साड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और किसने स्टार्ट किया था ये? देवी अहिल्याबाई होलकर ने। बुरहानपुर में स्थित शाही किला, ठीक, फतेहपुर महल मुगल कालीन धरोहर है। कौन सा महल? फतेहपुरा महल, जिसको क्या बोलते हैं? शाही किले के नाम से भी जानते हैं। इंदौर में इंदौर को क्या बोलते हैं? स्वच्छता की राजधानी बोलते हैं। और इंदौर में कौन सा महल? राजवाड़ा महल। राजवाड़ा पैलेस मराठा स्थापत्य का उदाहरण है। किसने बनवाया था? होलकर्स ने। मल्हारराव होलकर जो थे उन्होंने बनवाया था इसको। देवास शहर मालवा की औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। फिर मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक, कितने शिवलिंग के कितने अष्टमुखी शिवलिंग जो है वो कहाँ पे है? मंदसौर में। और कहाँ पे है पशुपतिनाथ? नेपाल में है। शिव का अनोखा मुख वाला रूप दर्शाता है। खरगोन जिला भील जनजाति की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा को क्या बोलते हैं? पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़? पश्चिमी निमाड़, ठीक है। और पूर्वी निमाड़ कौन सा है? खरगोन सॉरी पश्चिमी निमाड़ है और खंडवा क्या है? पूर्वी। मैंने खरगोन पूछा था या खंडवा? खंडवा, सॉरी। खरगोन क्या है? पश्चिमी निमाड़ है और पूर्वी क्या है? खंडवा है। बैतूल को मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है, सेंटर पॉइंट। फिर शहडोल क्षेत्र में प्रमुख खनिज कौन सा पाया जाता है? शहडोल में कोल पाया जाता है। जबकि हमारी एनर्जी कैपिटल क्या है? सिंगरौली है। श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा शहर में स्थित है। कौन थे बादल भोई? स्वतंत्रता सेनानी, ट्राइबल जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? बादल भोई। इन्हीं के नाम पे जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया? छिंदवाड़ा में। कहाँ कहाँ पे जनजातीय संग्रहालय? एक भोपाल में है और अच्छा श्योपुर में भी है और हाँ शहरीय संग्रहालय, और एक ये कौन सा? बादल भोई। और एक कहाँ पे है? आदिवर्त जो है ना खजुराहो में, वो है, ठीक। बालाघाट जिला मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी साइट है? भारवेली। और तांबे के लिए मलाजखंड। छिंदवाड़ा में गोंड जनजाति की प्रमुख आबादी पाई जाती है। फिर उसके बाद डिंडोरी में बायोस्फीयर रिजर्व अमरकंटक का हिस्सा है। डिंडोरी में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अमरकंटक का हिस्सा है। रानी दुर्गावती का स्मारक कहाँ पे? जबलपुर में। कौन थी रानी दुर्गावती? गोंड शासिका थी। टीकमगढ़ जिला चित्रकला और लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन की खोज की थी। किसने की थी? मार्तंड सिंह ने। मार्तंड सिंह जुदेव के नाम से ये जाने जाते हैं। सतना जिला सफेद सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट जो है उसके प्रोडक्शन के लिए सतना। सागर को शिक्षा नगरी कहा जाता है। सागर को क्या बोलते हैं? शिक्षा नगरी। कौन सी यूनिवर्सिटी? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर। कटनी जिला कब बनी थी हरि सिंह गौर?
1946 में बनी थी। कटनी जिला चूना पत्थर खदान के लिए प्रसिद्ध है। चूना नगरी भी किसको बोलते हैं? कटनी को ही बोलते हैं। धार में धारेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। तो धारेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर है ये शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या बना है? जॉर्ज कैसल बना है। और कौन कौन सी झील है उसमें? सांक्य सागर, जादव सागर और माधव सागर झील किसमें है? माधव नेशनल पार्क में। नीमच को भारत का अफीम राजधानी कहा जाता है। तो अफीम राजधानी क्या है? नीमच। फिर उज्जैन में हर कुंभ आयोजन किया जाता है जिसका नाम क्या है? सिंहस्थ कुंभ। शिवनी जिला किपलिंग के मोगली की कर्मभूमि माना जाता है। ठीक है, तो शिवनी में कौन सा नेशनल पार्क है? पेंच नेशनल पार्क है। खंडवा प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म स्थल है। तो खंडवा जो है, कौन थे किशोर कुमार? गायक। तो प्रसिद्ध गायक थे, उनकी क्या है? ये जन्म स्थली है। भिंड का आटेर किला ऐतिहासिक किला है। तो भिंड में कौन सा किला है? आटेर का किला कहाँ पे है? भिंड में है। मुरैना की चंबल घाटी डाकुओं और मगरों दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो घड़ियाल भी पाए जाते हैं यहाँ पे और डाकू भी पाए जाते थे। अभी भी है क्या डाकू? सिटी एरिया में नहीं है, जंगलों में। ठीक है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में धान अनुसंधान केंद्र प्रसिद्ध है। फिर विदिशा को ऐतिहासिक वेशनगर कहा जाता है। विदिशा का पुराना नाम क्या था? बेसनगर। ठीक है, तो बेसनगर किसका पुराना नाम था? विदिशा का। क्या है विदिशा में? यहाँ पे उदय, सांची रायसेन में उदयगिरी केव्स कहाँ पे हैं? विदिशा में। रायसेन जिले में, अरे या गलत लिख दिया। ठीक है, तो विदिशा में क्या है? उदयगिरी की गुफाएं हैं। रायसेन में क्या आता है? सांची। फिर छतरपुर जिले में स्थित केन घड़ियाल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ पे है घड़ियाल? सोन घड़ियाल, चंबल घड़ियाल और केन घड़ियाल, तीन घड़ियाल हैं। फिर मध्य प्रदेश का झाबुआ आंचल मन का शिल्प बीड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। वो जो छोटी छोटी सी मोते टाइप के बीड्स होते हैं, मन का शिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? झाबुआ। मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल जिरौती चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो जिरौती चित्रकला कहाँ की है? जिरौती कहाँ पे है? निमाड़ में। बैतूल जिले में स्थित बालाजीपुरम मंदिर में भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया और कृत्रिम झरना एवं मंदाकिनी नदी भी बनाई गई। तो बैतूल में बालाजीपुरम जो टेम्पल है बहुत ज्यादा फेमस है। अभी इसको और ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्ट करके और अच्छा बनाया है। तो बैतूल में कौन सा है? बालाजीपुरम मंदिर। तो इसमें भगवान राम जो है उनसे जीवन से जुड़ी चीजों को दर्शाया है और आर्टिफिशियल जो झरना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बनाया गया और मंदाकिनी नदी भी यहाँ पे बताई गई। फिर उसके बाद कबीर निर्णय मंदिर। ठीक, कबीर निर्णय मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। और शाही किला भी कहाँ था? बुरहानपुर में। और क्या है यहाँ पे? कबीर निर्णय मंदिर। पन्ना जिले का जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदपत सिंह ने करवाया था। ठीक है, हिंदुपत सिंह जो है उन्होंने करवाया था पन्ना के कौन से मंदिर का निर्माण? जुगल किशोर मंदिर का निर्माण कराया था। के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति को ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाया गया था। तो जो मंदिर में मूर्ति है वो, उस गर्भगृह में मूर्ति है वो कहाँ से लेके आया गया था? उसको वृंदावन से लेके आया गया था। भगवान राम ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में वनवास के 11 से अधिक वर्ष व्यतीत किए थे। फिर उसके बाद तो आपको पता है कि वो रामगम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, उस चित्रकूट को भी उसमें ऐड किया जाएगा। चित्रकूट में कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी कहाँ पे है? चित्रकूट में। हनुमान धारा चित्रकूट सतना जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान धारा कहाँ पे है? चित्रकूट, जो कि सतना जिले में आता है। एक और मंदाकिनी नदी कहाँ पे है? हाँ, कौन क्या है मंदाकिनी नदी के किनारे?
बहुत बढ़िया। केदारनाथ किसके किनारे है? मंदाकिनी, मैंने पूछ लिया था ना, याद व्याद अपन को कुछ नहीं है। कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग। कुछ याद नहीं है तुम लोगों को, ऐसे ही दोगे एग्जाम? अचानक से भूल गए। ट्रिक भी बताई थी ना, अमर। ट्रिक बताई थी इसकी मैंने, अमर। अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर दमोह जिले में स्थित है। कुंडलपुर कहाँ पे है? कुंडलपुर दमोह में आता है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कांच का मंदिर इंदौर में है। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? घाटी गांव सेंचुरी ग्वालियर में है। कावड़िया हिल्स देवास जिले में स्थित है। ठीक है, तो कावड़िया हिल्स कहाँ पे है? देवास जिले में स्थित है। माँ मकर वाहिनी नर्मदा का जो मंदिर है जबलपुर में है। ठीक है, माँ मकर वाहिनी। फिर प्रतिमा का निर्माण कलचुरी काल के प्रतिमा का निर्माण कलचुरी काल के राजा कर्ण के ने 10वीं सदी में करवाया था। ठीक है, जो यहाँ पे जो मंदिर है उसकी प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? कर्ण ने कराया था। फिर इतिहासविदों के अनुसार सन 1860 के आसपास त्रिपुरी में चल रही खुदाई में यह मूर्ति मिली, जिसे त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर में। क्या हुआ था त्रिपुरी में? कब हुआ था? 1939 में। क्या हुआ? त्रिपुरी सेशन हुआ था यहाँ पे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जो है आईएनसी का जो इलेक्शन हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस। जैन तीर्थ स्थल 52 गजा कहाँ पे है? 52 गजा बड़वानी में है। जबलपुर जिले के बरगी में माँ महाकाली की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर माँ राजराजेश्वर दक्षिणेश्वरी काली शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगुलामुखी मंदिर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लसुंदर नदी के किनारे है। बगुलामुखी का टेम्पल और कहाँ पे है? एमपी में पीताम्बरा पीठ दतिया में, वहां पे भी है ना शक्तिपीठ। शक्तिपीठ बनी हुई है ना वहां पे भी। ठीक है, शक्तिपीठ है वहां पे। और एक यहाँ पे भी है बगुलामुखी का मंदिर। कहाँ पे है? नलखेड़ा में। फिर उसके बाद मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत के में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। भोजपुर मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था। कौन से मंदिर का निर्माण? भोजपुर मंदिर का निर्माण। देखो 7 फुट ऊंचा पत्थर का शिवलिंग 21 फुट ऊंचे मंच पर स्थित है। सागर जिले का अटल पार्क प्रसिद्ध है। अटल पार्क कहाँ पे बनाया गया? सागर में बनाया गया। और BR अम्बेडकर सेंचुरी भी कहाँ पे बनाई गई है? अभी सागर में बनी है ना, भीमराव अम्बेडकर। फिर रिद्धनाथ मंदिर हरदा जिले के हांडिया में है। ठीक, तो रिद्धनाथ मंदिर कहाँ पे है? हरदा के हांडिया हरदा में। दमोह के बंदकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर है। दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर है। और जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। ठीक है, तो चंदेरी अशोकनगर में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। सोनागिरी कहाँ पे है? दतिया में। बरगी बांध मध्य प्रदेश के जबलपुर में। बरगी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है बरगी। ठीक है, और जबलपुर को पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? बरगी नदी से ही होती है। यहाँ पे श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर में है। कौन सा मंदिर? सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है? अनूपपुर में। इस मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ की 24 टन अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान है। कितने तीर्थंकर थे जैन में? 24 तीर्थंकर। 24वें कौन थे? और 23वें पार्श्वनाथ। पहले ऋषभदेव। देखो इस
अद्वितीय मंदिर का निर्माण गुड़, चूना और राजस्थान के पाषाण का उपयोग कर किया गया। फिर 23 अगस्त को देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया है। 23 अगस्त को क्या आता है? नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? साइंस डे। और वुमेन्स डे 8 मार्च। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। जबलपुर का शुक्लेश्वर गणेश मंदिर, जहां गणेश कल की अवतार में पूजे जाते हैं। गणेश को किस अवतार में पूजते हैं? कल की अवतार में पूजते हैं। यहाँ 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा शिला स्वरूप की गई। कहाँ पे? जबलपुर के सप्तेश्वर गणेश मंदिर। ऋषि संदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ है संदीपनी आश्रम? उज्जैन में। संदीपनी आश्रम कहाँ है? उज्जैन में। यहीं पे श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण की थी। तो मंत्री मंडल ने इंदौर और मनमाड़ के बीच में नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी। उसके अलावा 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी ये। उसके अलावा भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। किसने? माँ 20 भुजा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के गुना में है। तो 20 भुजा मतलब इनकी भुजाएं, जो हाथ कितने हैं? 20 भुजी या फिर 20 भुजा मंदिर कहाँ पे है? गुना में। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है। और दुर्गावती की जो प्रतिमा है वो भी कहाँ पे लगाई गई? जबलपुर में। जहाँ एक गलियारे में 64 योगिनी के छाया चित्र प्रदर्शित हैं। 64 योगी मंदिर और कहाँ पे? हाँ, कहाँ कहाँ पे? मुरैना में है, भेड़ाघाट जबलपुर, और यही है जबलपुर वाला। और कहाँ पे? खजुराहो में। तो 3 जगह पे कौन सा मंदिर है? 64। पन्ना में स्थित पद्मावती शक्तिपीठ। तो पद्मावती शक्तिपीठ एक तीर्थ स्थल है, दिव्य शक्ति। यहाँ मंदिर देवी पद्मावती को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का ही एक रूप है। पद्मावती किसका रूप है? देवी दुर्गा का रूप है। और पद्मावती शक्तिपीठ कहाँ पे है? पन्ना में। और कौन सा मंदिर था पन्ना में? जुगल किशोर मंदिर भी कहाँ पे था? पन्ना में। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? 21 अक्टूबर को मनाया गया। पुलिस स्मृति दिवस कब? 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस कब? 21 अक्टूबर को। और नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। कब था? 23 अगस्त। सितंबर में 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स। और 16 को ओजोन डे। फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में इस नगर का नाम अवंतिका था। ठीक है, तो पहले क्या नाम था इसका? अवंतिका नाम था। भीमबेटका की गुफाएं आपको पता है कहाँ पे है? रायसेन में है। बेटका की 600 गुफाओं का संग्रह है। मिलती है क्या 600 गुफाएं? कोई गया है? 600 देखी क्या? अच्छा, अलग अलग जगह पे होंगी वो, जाने एक ही जगह दिया जाता है जहाँ पे वो गुफा भी पूरी ओपन जैसी बनी हुई है। संगीत नगरी किसको बोलते हैं? ग्वालियर को। ठीक है। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। इसकी वो कौन थी डिजाइनर? आर्किटेक्ट रेवती कामत। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। ठीक है। शुरुआत कब से की गई थी? 2021 से। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। किसकी जन्म जयंती पर? बिरसा मुंडा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा की बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
संग्रहालय एवं जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेना को समर्पित किया। ठीक है, तो आपको पता है बादल वही छिंदवाड़ा में, और शंकर शाह रघुनाथ शाह का कहाँ पे है, जबलपुर में। कौन थे शंकर शाह रघुनाथ शाह? आखिरी लास्ट शासकों में से एक थे। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित संभावनाओं से भरपूर राज्य है। अपना प्रदेश टाइगर, देखो प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, और तेंदुआ और चीता स्टेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। और किस नाम से जाते हैं, वुल्फ स्टेट, भेड़िया राज्य। पचमढ़ी को महाभारत के समय में पांडव गुफाएं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखो पांडव गुफाएं कहाँ पे हैं, पचमढ़ी में, और पांडव झरना कहाँ पे है, पन्ना में। तुलसी संग्रहालय रामवन मध्य प्रदेश के सतना में, तो तुलसी संग्रहालय कहाँ पे है, सतना में है। कॉर्न सिटी किसको बोलते हैं हम, छिंदवाड़ा को क्या बोला जाता है, कॉर्न सिटी। रीवा जिले के बसामन मामा क्षेत्र में गौवंश वन विहार विकसित किया गया। तो बसामन मामा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, रीवा में। बसामन मामा सेंचुरी जो है, ठीक है। देवारण्य योजना में किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहन जो है वो किया जाता है, जिससे कि फार्मास्यूटिकल्स जो है, आयुष जो है उसको बढ़ावा मिल सके। आयुष क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, तो इसमें नेचुरल जड़ी बूटियों से क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे देवारण्य योजना में किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत संस्कृत विरासत को साझा करने की पहल तेलुगु संगम किया गया था। श्री अन्न रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, श्री अन्न रिसर्च सेंटर डिंडोरी में। श्री अन्न रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, डिंडोरी में। पहली बाल चिकित्सा होमो डायलिसिस यूनिट एम्स भोपाल में लगाई गई। कौन सी, मध्य प्रदेश की पहली बाल चिकित्सा होमो डायलिसिस यूनिट कहाँ पे लगाई गई, एम्स भोपाल में। पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में खोला गया। कौन सा, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ पे खोला गया, मध्य प्रदेश का पहला, पुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश में सप्त क्रांति महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मध्य प्रदेश देश का लगभग 46% गेहूं का निर्यात कर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो गेहूं जो है क्या करते हैं, 46% जो गेहूं है हमारे यहाँ का, गेहूं जो है कौन सी फसल है, रबी है या खरीफ, रबी की फसल है गेहूं। और क्या कंडीशंस हैं, 125 नहीं, 100 सेंटीमीटर से कम जो, हाँ 75 से 100 में भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता होगा मतलब मध्य प्रदेश में कोई सी भी ज़्यादा अगर फर्टाइल भी सॉइल नहीं होती तब भी गेहूं जो है उसका प्रोडक्शन हो जाता है। और पूरे मध्य प्रदेश में सारी ही जगह पे जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 46% गेहूं का निर्यात हम करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश। कौन सा गेहूं फेमस है, शरबती गेहूं। कौन सा गेहूं है, शरबती गेहूं। पंचायत चुनाव के दौरान मतदाता डैशबोर्ड पर नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना, दतिया। हाल ही में धार जिले में बड़ी संख्या में डायनासोर के फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। तो धार में ही आपको पता है डायनासोर के फॉसिल्स जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, धार में। सरदारपुर सेंचुरी, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूर दर कितना है, 243। 100 दिन का रोजगार मिलता है, अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और यहाँ पे मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार पूरे एसटीज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने दिया है। मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ वर्गों के शैक्षणिक कल्याण के लिए 140 आवासीय संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी नोटिफाइड, ठीक है, उसके बाद नोमैडिक जो पढ़ते हैं
अर्ध घुमाक्कड़ विमुक्त कितनी है ये? 51, 51 है टोटल। सिरोल पहाड़ी अटल स्मारक का निर्माण किया गया। तो अटल पार्क कहाँ पे था? सागर में। फिर यहाँ पे ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर अटल स्मारक, अटल स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? सिरोल पहाड़ी ग्वालियर में, जबकि अटल पार्क कहाँ पे है? सागर में। जबलपुर में गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर का विकास किया जाएगा। ठीक है, जबलपुर में क्या बनाया जाएगा? गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर। ये शायद प्रीवियस ईयर में आई थिंक शायद किसी पीएससी के किसी एग्जाम में पूछा है कि गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर कहाँ पे बनाया गया? तो जबलपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हरदा की कृषि उपज मंडी जो है पहली संपूर्ण ई मंडी बन गई और सबसे ज्यादा इरिगेशन भी हरदा में। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जबलपुर शहर को भारत का पहला सुनियोजित शहर बनाया जाएगा। ग्वालियर जिले में स्थित लाल टिपारा गौशाला को प्रदेश की आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। कहाँ की आदर्श गौशाला? ग्वालियर जिले में स्थित लाल टिपारा गौशाला। ठीक है, कौन सी गौशाला? लाल टिपारा। ये कुछ कुछ फैक्ट दिए हैं, देख ले इसको एक बार। पहले जो दो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वो बता देती हूँ रोजगार निर्माण के। ठीक है, फिर टाइम बचेगा तो हम वो भी पढ़ लेंगे। तो मध्य प्रदेश के गत 5 वर्षों में उद्यानिकी रकबे में 23.72% की वृद्धि देखी गई। फरवरी माह में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्यानिकी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए थे। कितने? 4,000 करोड़ से अधिक के निवेश हमको किसमें प्राप्त हुए थे? जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट थी। कब आयोजन किया गया था इसको? 24-25 फरवरी उसमें 2025 में आयोजन GIS ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। भोपाल वालों को तो याद होगा क्योंकि पूरा भोपाल चमक गया था। मध्य प्रदेश संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक और धनिया उत्पादन में देश में प्रथम है। ठीक है, तो संतरा, उसके अलावा मसाले स्पाइसेस जो हैं, फिर उसके बाद अदरक और धनिया। ठीक, अदरक धनिया उत्पादन में हम पहले पे हैं। मटर, प्याज, मिर्च और अदरक उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। अदरक में तो पहले थे ना। अच्छा, लहसुन, अदरक, मटर, प्याज, मिर्च, ठीक, उत्पादन में हमारा देश में दूसरा स्थान है। फूल, औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन में हमारा तीसरा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूल औषधि में हमारा कौन सा है उत्पादन में? तीसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भी हमारा तीसरा स्थान है। फिर राज्य की और तिलहन में भी हमारा कौन सा था? तीसरा। ऑयल सीड्स में भी हमारा कौन सा था? तीसरा था। और पल्सेस में पहला और खाद्यान्न में दूसरा। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 30% हरित ऊर्जा है। हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी है। ठीक, और वर्तमान में यह सौर ऊर्जा क्षमता देश अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें उसमें हमारी रैंक कितनी है अभी? 8th नंबर पे। कौन कौन से सोर्सेज हैं सोलर एनर्जी के लिए? कहाँ है पावर प्लांट्स? रीवा में है। कौन सा? गुड़ तहसील में है। फिर उसके अलावा रांची को सोलर सिटी, सांची, रांची नहीं सांची को सोलर सिटी बोल दिया। उसके अलावा सोलर पार्क राजगढ़ में है। उसके अलावा ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो बनाया गया है। फिर मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2030 तक अपनी वार्षिक बिजली मांग का 50%, देखो 2030 तक का हमारा टारगेट क्या है कि 50% जो हमारी एनर्जी यूज है वो हम किससे यूज करेंगे? रेन्यूएबल एनर्जी से। 50% तक जो हमारी एनर्जी की नीड्स होगी वो हम किससे फुलफिल करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। ये कब तक का टारगेट है मध्य प्रदेश का? 2030 तक का। कौन कौन सी एनर्जीज आ जाएंगी, सोर्सेज आ जाएंगे? विंड एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, सोलर एनर्जी हो जाएगा। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पे अभी एटॉमिक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे हाइड्रो पावर प्लांट है
तो इन सारी चीज़ों से क्या किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाई जाएगी और 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी नीड्स जो है वो फुलफिल की जाएंगी। प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 21% है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में मध्य प्रदेश अग्रणी है। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्या है कि सोलर रूफटॉप लगाए। ऑयल सीड्स में थर्ड है। अच्छा, अभी जो रिसेंट सर्वे आया तो वो फिर अभी अपन पढ़ लेंगे उसको बाद में, वैसे भी पढ़ेंगे ही उसको, ठीक है। मध्य प्रदेश में का पीथमपुर ऑटो क्लस्टर देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्रों में से एक है। तो पीथमपुर में क्या है, ऑटोमोबाइल क्लस्टर है। मध्य प्रदेश वाणिज्य वाहन निर्माण में देश का अग्रणी राज्य में शामिल है। बस और ट्रैक्टर निर्माण में क्या है, हमारा दूसरा स्थान है। किसमें, बस और ट्रैक्टर निर्माण में। इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, किसकी बात कर रहे हैं, एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, इंदौर में। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है कि मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना होगी। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए से बढ़कर 1,52,000 रुपए तक गई है। अब तो वो ये पुराना है, अभी हमने और नया देख लिया है कि अब तो और ज्यादा हो गई है। कितनी हो गई अब करंट पे, 169,050 पढ़ी थी ना हमने, जो कि बेस ईयर से कितनी है, 4 गुना ज्यादा है। फिर मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न में द्वितीय। और ये चलो ठीक है, ये अभी वैसे मत देखो, ये अभी नया जो सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिनरल्स और ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किसका कौन सा स्थान है वो ऑलरेडी आपको पढ़ना ही है, वैसे भी तो और अपडेट हो जाएगा वो। कृषि क्रमण अवार्ड कितनी बार मिल गया अभी मध्य प्रदेश को, 7वीं बार मिला। और आखिरी बार कब मिला था, 2021 में मिला था। जनवरी 2025 में प्रदेश का खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। किसकी नीलामी के लिए, भोपाल में पहली बार माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और दूसरी बार कहाँ पे, कटनी में भी माइनिंग कॉन्क्लेव हुई थी, ठीक है। तो भोपाल में भी हुई और उसके बाद कटनी में भी। खनिज राजस्व प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 13,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश की सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर, ठीक, तो वन स्टॉप सेंटर शकी जो है वो विमेंस के लिए स्थापित किए गए थे। पंचायती राज में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 50% आरक्षण किसको मिलता है, विमेंस को। विमेंस को कितना आरक्षण है, 50%। तो ये कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है, ये कंपलसरी नहीं है। जबकि कंपलसरी कितना है, 33%। और गवर्नमेंट जॉब्स में कितना आरक्षण, 35 अब दिया गया है। देखो कंपलसरी 33 होता है, उसके बाद बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया, 50 कर दिया वहां पे, और यहाँ पे जॉब्स में 35। ये सब क्यों किया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण। प्रतिशत से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, सरपंच पति, महिलाओं को खड़ा कर देते हैं। और असल में क्या सारी पंचायतें महिलाएं चला रही हैं क्या, मैं तो नहीं मानती कि मुश्किल से एक या 2 पंचायत भी ऐसी होती होगी जो पूरी महिलाएं संचालित कर रही हैं जिसको। प्रदेश में 15,000 से अधिक क्या बनी हुई है, वन समिति बनी हुई है। प्रदेश में वर्ष 24 में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटन आए। फिर उसके बाद प्रदेश में 3 स्थायी और 15 टेंटेटिव सूची में कुल 18 यूनेस्को में शामिल, जो हमने टेंटेटिव लिस्ट देखी थी, ठीक है, तो अलग अलग जो सिटीज हैं उनको शामिल किया गया था। और ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी के अंतर्गत रखा गया था। और म्यूजिकल सिटी भी कौन सी है, ग्वालियर ही है। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, देखो, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल, पड़ियाल नहीं है, ये क्या है, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट और वल्चर स्टेट, वल्वर नहीं है, ये क्या है, वल्चर है, ठीक है। तो वल्चर स्टेट के रूप में ख्यात है। चंदेरी में भारत की पहली हैंडलूम गांव प्राणपुर में
शिल्पकारों को वैश्विक पहचान दिलाई। तो प्राणपुर विलेज क्या है, कहाँ पे है, चंदेरी में है। फिर उसके बाद सांची बनी देश की पहली सोलर सिटी। तो सांची जो है यहाँ पे सब कुछ किससे संचालन किया जा रहा है, सोलर एनर्जी से, चाहे घर हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, सारी चीजों की पूर्ति किससे की जाएगी, सोलर एनर्जी से। प्रदेश के 9300 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित हो चुकी है। तो नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी 9300 मेगावाट तक। और हमने देखा कि 2030 तक का हमारा लक्ष्य क्या है, 50%, मतलब 50% तक जो एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी में जो 50% तक जो हमारी नीड है वो किससे फुलफिल होगी, रिन्यूएबल एनर्जी से। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति मध्य प्रदेश ने बनाई पहली बार। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर उसके बाद भोपाल में स्थापित हो रही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माण इकाई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माण इकाई राज्य के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, और अभी भी सेमीकंडक्टर हमने बजट वाला देखा था, 2.0 आया ना कि और ज्यादा सेमीकंडक्टर्स जो हैं, ठीक है, उसके निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए कितना निवेश आया है, 6.25 लाख करोड़ का निवेश जो है मिला। कहाँ पे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS जो हमारे यहाँ पे हुई थी। मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, उत्पादन 600 मेगावाट, सौर ऊर्जा भंडारण कितना है इसमें, 880 मेगावाट का। मध्य प्रदेश PM जनमन योजना में, सेंट्रल योजना है PM जनमन योजना, ठीक है, और PM जनमन में हमारा पहला स्थान, मतलब उसके संचालन में हम टॉप पे हैं अभी। जनमन योजना किसके लिए थी, बैकवर्ड जो ट्राइब्स थी, PVTGs जो थी उनके लिए थी। ठीक है, जनमन योजना उनके पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये योजना जो है चलाई गई है। मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने वर्ष 2022 और 25 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश में 29 खनिज ब्लॉकों की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नीलामी में हमारा पहला स्थान है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पन्ना जिले के मझगवा हीरा खदान से प्रतिवर्ष 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन होता है। ठीक है, हिनौता, मझगवा, जिसमें से स्पेशली मझगवा की बात करें तो कितना, 1 लाख कैरेट हीरा जो है उसका उत्पादन होता है। और कहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहा था हीरे के उत्पादन, बक्सवा। ठीक है, तो बक्सवा जो है छतरपुर में आता है ना बक्सवा, तो वहां के जंगलों को काट के और फिर वहां से हीरा। ठीक है, इसके अलावा छतरपुर स्थित बंदर हीरा ब्लॉक में 32 बिलियन कैरेट हीरे का अनुमानित भंडार मिला है, बक्सवा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेट का अनुमानित है ना, अभी वहां पे भी अनुमानित है। प्रदेश की सिंगरौली और कटनी जिले में कुल 5 स्वर्ण ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, जिसमें 7.87 मिलियन टन अयस्क भंडार उपलब्ध है। कहाँ पे मिलेगा, सिंगरौली और कटनी में। जबलपुर के सिहोरा और कटनी के स्लीमनाबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोने की उपलब्धता के संकेत हैं। और सोना तो पता ही है, अभी उसके भाव बहुत बड़े हुए हैं, तो सोना जो है ठीक मिल जाएगा, तो ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फायदा ही होगा। जबलपुर जिले में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में लाखों टन स्वर्ण अयस्क मिलने का अनुमान है। कहाँ पे, जबलपुर में। बालाघाट की मलाजखंड तांबा खदान देश की सबसे बड़ी तांबा खदान है। तो मलाजखंड में तांबा मिलता है और भारवेली में मैग्नीज। ठीक, तो मैग्नीज भी आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी खदान है, और मलाजखंड भी देश की सबसे बड़ी खदान है। कहाँ पे, बालाघाट में। ये कुछ फैक्ट हैं, थोड़े से एक आध पेज के और रह गए। ये देखो आपने सब पढ़े हैं, कुछ नया फैक्ट मिल जाए तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे इसको रीड कर लेना, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कि हम भूल जाते हैं और डायरेक्ट यहीं से उठा के वो क्या कर देते हैं, पूछ लेते हैं। देखो पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जो पेपर है उसमें आना कहाँ से चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।